नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। और सरकार ने चीनी लिंक वाले करीब 232 सट्टेबाजी और लेंडिंग ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए इन्हें तत्काल बैन करने का फैसला लिया गया है। इसमें से कई ऐप्स ऐसे हैं जिन्हें थर्ड पार्टी लिंक या वेबसाइट के जरिए डाउनलोड किया जा रहा था। ये ऐप न केवल आसान शर्तों पर लोन देकर कस्टमर्स से भारी भरकम रकम वसूल रहे थे, बल्कि जांच में कई ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा पाया गया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा इस तरह के ऐप्स का भंडाफोड़ का खेल शुरू हुआ था जी बिजनेस की ऑपरेशन हफ्ता वसूली मुहिम से। उसके बाद लगातार इस तरह के ऐप्स पर क्रैकडाउन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, भविष्य में और भी होंगे। समझेंगे कि कैसे थर्ड पार्टी लिंक के जरिए ये ऐप ग्राहकों को चूना लगाते थे, इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, सरकार की सख्ती कितनी कारगर साबित होगी, और साथ ही ऐप्स की पहचान और इनसे बचने के उपायों पर एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। फर्जी लेंडिंग और बेटिंग ऐप को लेकर जी बिजनेस लगातार लोगों को आगाह करता रहा है। ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए फर्जी चीनी ऐप्स के खिलाफ हम लगातार मुखर रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। हमारी मुहिम पर सरकार ने एक्शन भी लिया, लेकिन इस बार सरकार ने चीनी लिंक वाले लेंडिंग और बेटिंग ऐप्स पर तगड़ा डिजिटल स्ट्राइक किया है। सरकार ने ऐसे करीब 232 ऐप्स को ब्लॉक और बैन करने का फैसला किया है, जो लोगों को न केवल चूना लगाते थे, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहे थे। सरकार ने जिन ऐप्स को टारगेट किया है, इनमें 138 सट्टेबाजी वाले और 94 लेंडिंग ऐप शामिल हैं। सभी ऐप्स पर आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत एक्शन लिया गया है। सरकार ने अपनी जांच में पाया कि पहले चीनी लिंक से जुड़े इन ऐप्स ने लोगों को आसान शर्तों पर कर्ज दिया। जब कर्जदार कर्ज नहीं चुका पाए तो कर्जदारों के पास धमकी वाले कॉल्स आने लगे। धमकी के अलावा कर्जदारों को अश्लील मैसेज भेजे जाने लगे। इनके जानने वालों को भी मॉर्फिंग की हुई अश्लील तस्वीरें भेजी जाने लगी। खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई कर्जदारों ने शर्म के मारे आत्महत्या तक कर ली। कई कर्जदार तो ऐसे थे जिन्हें डरा धमका कर उनसे सालाना 3000% तक की दर से ब्याज वसूला गया। ऐसी घटनाएं उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी देखने को मिली। इन फर्जी ऐप्स की जब खुफिया एजेंसियों ने जांच की तो इनके कान खड़े हो गए। जांच एजेंसियों ने पाया कि इनमें से कई ऐप्स प्ले स्टोर पर ना होकर थर्ड पार्टी लिंक के जरिए एक्टिव थे, तो कई बेटिंग ऐप की लिंक से जुड़े हुए थे। जांच में ये भी पाया गया कि फर्जी तरीके से लोगों को कर्ज बांटने वाले ये ऐप वेबसाइट के जरिए भी काम कर रहे हैं। जांच में पाया गया कि सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए चीनी लिंक वाले इन ऐप्स ने भारतीयों को काम पर रखा और उन्हें कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी। जांच में चीनी लिंक वाले फर्जी ऐप के जरिए भारतीयों का डेटा चीन भेजे जाने की आशंका भी जताई गई। साथ ही ये भी आशंका जताई गई कि चीनी ऐप्स जासूसी गतिविधियों के जरिए देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल फर्जी लोन ऐप से बचना है तो थर्ड पार्टी लिंक पर कतई न जाएं। आसान शर्तों पर कर्ज देने वाले और जो लोन ऐप किसी एनबीएफसी से नहीं जुड़े हैं, उन पर कतई भरोसा ना करें। असली लोन ऐप लोन देने से पहले अपनी पूरी जानकारी देते हैं। वो पारदर्शिता के साथ सभी प्रक्रियाएं पूरी कराते हैं। अगर कोई ऐप ऐसा ना कर रहा है तो फिर समझ जाए कि ये खतरे वाले ऐप हैं। फिलहाल एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी बिजनेस पहले भी चीनी ऐप्स के खिलाफ आवाज उठा चुका है और आगे भी उठाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं सत्यम कुमार, सीईओ हैं लोन टैप के, और साथ ही साथ फाउंडर भी हैं फेस यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के। सत्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पर। हमारे साथ हैं अमित दुबे जी, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका भी। और हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव भी हैं, जो खुद एक साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। सत्यम जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। एक बार फिर से ये क्रैकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। इस बार थोड़ा सा मॉडस ऑपरेंडी चेंज। थर्ड पार्टी ऐप, आपको प्ले स्टोर वगैरह में जाने की आवश्यकता नहीं, बाहर से ये लोग कर रहे थे। क्या इनका सरकार की आंखों में, एजेंसीज की आंखों में धूल झोंकने का कोई नया तरीका कुछ पता चल पा रहा है? कुछ नया ये लोग कर रहे हैं जो इतने वक्त तक बचे रहे? सत्यम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके
सत्यम जी से संपर्क कट गया है, कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की। अमित के पास चलते हैं, सेम यही सवाल लेके। अमित, क्या समझ में आ रहा है इस बार, ये कैसे अलग है? पहले हम देखते थे कि थोड़ा सा जी बिजनेस की मुहिम के बाद जो प्ले स्टोर पॉलिसी है, जो डेवलपर पॉलिसी है, गूगल ने, एप्पल ने वो चेंज की, लेकिन अब क्या कुछ नया कर रहे हैं ये, और कैसे पकड़ में नहीं आए अब तक? दीपक जी, इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं लोगों ने, क्योंकि पिछली बार हमने आइडेंटिफाई किया था कि प्ले स्टोर से जो ऐप आ रही हैं, और प्ले स्टोर पर किसी भी ऐप को बैन करना आसान होता है क्योंकि उसको एक गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। वो पूरा ग्लोबली तो बैन नहीं होती, पर इंडियन ज्यूरिडिक्शन में बैन हो जाती है कई बार, और वो पिछली बार भी किया था। इस बार हमने पाया कि जो इस तरह की ऐप्स हैं वो या तो थर्ड पार्टी स्टोर से आ रही हैं, या यदि प्ले स्टोर पर उनका कोई फुटप्रिंट है तो वो एक्चुअल ऐप नहीं है, वो उस लोगों के संग एक नाम जरूर है, और उस ऐप को जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर एक लिंक एक्चुअली ओपन होता है जो थर्ड पार्टी से एक फर्दर ऐप इंस्टॉल करता है। ओके। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, क्योंकि जब आप जिस ऐप को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं ले रही है, या वो आपकी कोई ऐसी परमिशन नहीं ले रही, तो आपको डाउट नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद वो एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, और उस प्रोसेस में वो एक थर्ड पार्टी से एक ऐप और इंस्टॉल करा देता है जो कि एक्चुअली आपके लिए वायरस टाइप का एक्ट कर रही है और आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट और प्राइवेट डिटेल बाहर ले जा रही है। तो ये एक अजीब सा प्रोसेस देखा गया, और इस वजह से पूरी तरीके से इनको बैन करना, क्योंकि जब हम बैन करते हैं तो वो सिर्फ सुपरफिशियली जो प्ले स्टोर पर ऐप है वो डाउनलोडर है, एक्चुअली वो एक्चुअल ऐप नहीं है, और उसको हम बैन करवा देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल ऐप है वो होस्टेड होती है और चलती रहती है। तो ये कई तरह से इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, और बाकी चीज़ें वैसी ही हैं। आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, आपसे इजी लोन आपको दे दिया जाता है, और उसके बाद फिर आप एक्सटॉर्शन शुरू होता है। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास होती है, प्राइवेट लोगों के नंबर्स होते हैं, उनको मैसेज भेजे जाते हैं, और ये चल रहा है। अभी भी पिछले हफ्ते भी कई सारे कॉल मुझे आए, जो लोग त्रस्त थे, जिनको कि इस तरह से धमकाया गया, परेशान है, उनकी अश्लील तस्वीरें बना दी जाती हैं, और गाली गलौज तो होती है। तो हर तरीके से लूटने की कोशिश की जाती है, और जो ये पैसा कलेक्ट होता है, इसको भेजने का भी जो तरीका है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पैसा स्मूथली सीधे बैंक टू बैंक नहीं जा रहा है, ये अलग अलग तरीके से बाहर मूव करता है। कई बार ये अमेजॉन गिफ्ट कार्ड से भी मूव करता है, कई बार ये क्रिप्टो से भी मूव कर रहा है, कई बार ये ऑफ कोर्स कैश विड्रॉल के बाद भी मूव कर रहा है। लेकिन जो ये टोकनाइजेशन है कि आप इसे एप्पल आई कार्ड खरीद लेते हैं, या जो ई कॉमर्स कार्ड होते हैं, इनके थ्रू मूवमेंट भी देखा गया है, जो थोड़ा सा यूनिक है। पिछली बार इस तरह की चीजें नहीं देखी गई थी। एब्सोल्युटली। सत्यम जी, आप कैसे इस पूरे केस को, ये नया जो क्रैकडाउन आया उसे देख रहे हैं? क्योंकि इतने सख्ती के बावजूद, इतनी कार्रवाई के बावजूद, इतनी निगरानी के बावजूद हम देख रहे हैं कि ये कुछ नए तरीके इजाद कर लेते हैं लोगों को ट्रैप में लेने का। क्या ऐसा कर रहे हैं ये कि ये पूरी तरह से इनका सफाया नहीं हो पा रहा है? सत्यम जी। नमस्कार दीपक जी, आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जितनी भी जो ये फिनटेक का प्रोत्साहन हो रहा है या डेटा लेड इकोनॉमी की बात हो रही है, उसके साथ साथ चोरी भी एक नए तरीके से हो रही है, और जो भी उस पर डिस्कशन होगी वो हमेशा से जो है दर्शकों को आगाह करने की ही हो सकती है, क्योंकि चोर हमेशा नए से नए रूप में आते रहते हैं, रक्त बीज की तरह। सो अगर हमने पिछली बार जैसे फेस की तरफ से भी हमने लगातार दोनों आरबीआई जो हमारी गवर्निंग रेगुलेटर है, प्लस जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो गूगल और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको हम लोग लगातार कम्युनिकेट करते रहे हैं कि ये सारे एप्स जो हैं वो इलीगल हैं, या उनके साथ बैकिंग जो बैंक या एनबीएफसी का जो चाहिए था सपोर्टिंग आर्किटेक्चर, वो नहीं प्राप्त है। और ये करके हम लोगों ने कहेंगे कि कुछ हद तक सक्सेस पाई है, कि कई सारे ये एप्स जो है ये नॉर्मल मीडिया पे नहीं है, जो कि जो मार्केट प्लेस जो बोलते हैं, आईओएस या एंड्रॉइड की जो गूगल प्लेटफॉर्म है, वहां पे नहीं है। और ये लोग जो है अब चुपके से किसी के साथ, जैसे कि आप ऑफिस में दरवाजा खोलते हैं अपने पासवर्ड और अपने कार्ड के साथ, और आपके पीछे पीछे कोई घुस जाता है, उस तरह से ये लोगों ने एक नया तरीका इजाद किया है आपके मोबाइल में और आपके सिचुएशन में आपको लुभाने का और आपको घुसने का। तरीका हमेशा होता है एक नया लोभ देने का, और उस लोभ में हम जैसे ही आते हैं, चाहे वो हमारी उस समय की मजबूरी हो या जो भी हो, हमारे जो नॉर्मल प्रूडेंशियल जो चेक होते हैं, जो आपने बताया
बताया, वो हम प्रूडेंशियल चेक नहीं करते हैं, और जिससे प्रूडेंशियल चेक्स जो क्रेडेंशियल्स के लिए करनी होती है वो नहीं करते हैं, और वहां हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। सो हमारी बार बार रिक्वेस्ट यही रही है कि हम जितने भी मैकेनिज्म अपना रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं लोगों को प्लस रेगुलेटरी सिस्टम के साथ काम करने के लिए, पर प्लीज अंडरस्टैंड कि पुलिसिंग जो होती है वो हमेशा चोरों के पीछे होती है। तो ये साइबर पुलिसिंग और साइबर चोरी का मामला है, जो कि यूपीआई में भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, लेंडिंग में भी हो रहे हैं, जहां जहां पे पैसा इन्वॉल्व है वहां पे ये बहुत ही बड़े स्तर पे हो रहा है। तो हमको हमारी जागरूकता ही हमारी एक तरह से बचाव कर सकती है। ये एक हमेशा नया से नया तरीका इवॉल्व होता रहेगा दीपक जी इसमें, और हम विजुलाइज नहीं कर सकते हैं कि चोर कैसे सोच रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, और आइडियली देखा जाए तो हम तो अपने हर शोज में यही कहते हैं कि भाई लोग सतर्क रहें, लोग जागरूक रहें। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो एक तरह से हम कभी कभी ऐसा भी आभास होता है आशुतोष कि हम सारी जिम्मेदारी जो है वो एक आम ग्राहक पर डाल रहे हैं कि भैया तुम ही सतर्क रहो, तुम ही जागरूक रहो, है ना। लोग पलट के पूछते हैं हमसे कि सरकार फिर क्या कर रही है। सरकार, ये लोग आते हैं धड़ल्ले से, ये लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, ये आपके प्ले स्टोर्स में है, ये आपकी वेबसाइट्स में है। मेरे पास बाढ़ आ गई है सर, हमने जब से ये मुहिम शुरू की है मेरे इनबॉक्स में जगह नहीं है इस तरह के लोगों की शिकायतों की। लोग पूछते हैं कि ठीक है हम तो जागरूक रहेंगे, लेकिन सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार के पास कोई कानून नहीं है? क्या सरकार के पास कोई विजन नहीं है? हम देखते हैं कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, क्रैकडाउन होता है, लेकिन ऐसा लगता है आशुतोष जी कि या तो कानून नहीं है हमारे पास ढंग का, और या तो हम कार्रवाई करने में इतना देर कर देते हैं, या वो कार्रवाई शायद इतनी डेटरेंट नहीं है कि इसको रोक नहीं पा रहे हम। जी देखिए, हमारे पास जो कानून है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसको काफी अमेंड किया गया। जिस तरीके से इतना ज्यादा यूसेज होने लगा टेक्नोलॉजी का, तो धीरे धीरे इसमें भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत हुई, और 2021 में जो है इसमें काफी अमेंड किया गया। इसको काफी हद तक जो मॉडर्न जो हमारा ये टेक्नोलॉजी का यूसेज है उसको इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसे सेक्शन 69 है आईटी एक्ट का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि अगर उनको लगता है कि कोई भी मिसयूज हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या कोई इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है और उसको एक्शन लेना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पावर है। और अभी हमने देखा भी कि बहुत सारे जो एप्स हैं उसको बंद किया है सरकार ने, और जहाँ पे लोगों को चीट किया गया, कितने सारे क्राइम्स हुए। अभी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो है, हम देख रहे हैं कि काफी लोगों ने सुसाइड करने का उनका सिचुएशन आ गया। जहां से उन्होंने लोन लिया था, उन्होंने उनको ब्लैकमेल किया, उसके बाद उनके मोस्ट फोटोज को दिखा करके उनको ब्लैकमेल करके पैसे जो है बहुत सारा इंटरेस्ट लगा करके वसूल करने की कोशिश की। और लोग जो है घबराहट में, या फिर उनको लगा कि उनका इमेज खराब होगा, बात जो है सामने जाएगी, उनके फोटोज जो है वायरल होंगे जो कि मुफ्त हैं, तो उन्होंने जो है मजबूरी में सुसाइड भी कर लिया। अब देखिए, लोगों को तो आपने जैसे बिल्कुल कहा, सतर्क तो होना ही चाहिए, और होते भी हैं, कोशिश उनकी यही होती है, बट बहुत बार जो है उनकी मजबूरी भी होती है लोन लेना, उनकी जरूरतें भी होती हैं। और जहां तक सरकार की बात है, तो सरकार भी टाइम टू टाइम अपनी कोशिश में लगी है उसको कि किस तरह से इम्प्रूव किया जाए और क्या बेटरमेंट किया जाए। हमने देखा कि आईटी सेल बनाया गया पुलिस अथॉरिटीज के अंदर, और आईटी सेल में जो है प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी गई है पुलिस अथॉरिटीज को, ताकि वो टेक्नोलॉजी को समझें, उसके स्कैम को, उसमें जो क्राइम होता है उसको समझें, उसको किस तरह से क्रैक करना है उसको समझें, और किस तरह से केसेस को इन्वेस्टिगेट करना है जब एफआईआर रजिस्टर होता है ऐसे मामलों में। या जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी सरकार ने जो है मुहैया कराए हैं कि आप एक्सपर्ट्स का भी यूज कीजिए, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा नॉलेज है, जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे ये जो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज, जैसे आपने चाइनीज एप्स के बारे में बताया, या फिर जो हम देखते हैं कि जो बेटिंग जो चल रही है अलग अलग गेम्स के माध्यम से, वो बेटिंग का भी, उसमें भी लोग काफी पैसा कभी कभी लूज करते हैं। अमित जी, अब ये जो बताया जा रहा है कि बिना प्ले स्टोर के या बिना एप्पल स्टोर के ये ऐप डाउनलोड हो जाते हैं, ये कैसे हो जाते हैं सर? ये क्या चक्कर क्या है? ये कुछ एपीके एप्स वगैरह कुछ की बात की जा रही है, क्या होते हैं ये?
देखिए दीपक जी, जिस तरह से प्ले स्टोर पर ये सारी एप्लीकेशन होस्टेड होती हैं, गूगल का प्ले स्टोर है या एप्पल का जो ऐप स्टोर है, उसी तरीके से कई सारे ऐप स्टोर्स होते हैं। सैमसंग का भी अपना है, कई सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो एप्लीकेशंस होस्टिंग करते हैं और वहाँ से भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कई सारे गेम्स हैं, बच्चों की यूटिलिटी ऐप्स हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नॉर्मल प्ले स्टोर पर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो एप्लीकेशंस उन क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करती जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो यदि गूगल प्ले स्टोर से आप कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो गूगल उसको पहले वेरीफाई करता है कि इसको जिस चीज़ की परमिशन चाहिए है वही चीज़ ये ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको कैमरा चाहिए ही नहीं है, इस ऐप की ज़रूरत ही नहीं है और ये कैमरा भी एक्सेस कर रहा है। कॉन्टैक्ट लिस्ट इसको चाहिए ही नहीं है क्योंकि इसकी कोई ऐसी नीड नहीं दिखती। तो उसको जब आप प्ले स्टोर पर डालते हो, गूगल प्ले स्टोर पर, तो आपको जस्टिफाई करना होता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन इस फ़ोन से क्यों चाहिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड कोई सर्विस दे रहा हूँ। यदि वो वैसा नहीं है तो गूगल उसको अलाउ नहीं करता और उस स्टोर पे नहीं जा सकती। ऐसे में जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डेटा चुराने के लिए ऐप बना रहे हैं या कुछ मेलिशियस एक्टिविटीज कर रहे हैं या सर्वेलेंस ऐप्स हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी सर्वेलेंस ऐप आती है, आपके फोन में डाल दें, रिमोटली बैठ के कोई भी उसको मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है। ऐसी ऐप नॉर्मली इन प्ले स्टोर के बाहर होस्टिंग होती है उनकी, और ऐसे बहुत सारे ऐप स्टोर्स हैं। तो लोग नॉर्मली वहां से वो ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और इस वजह से उसकी जो सिक्योरिटी है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो डेटा कहाँ जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, उसको कोई चेक नहीं करता और वो डेटा इवेंचुअली क्रिमिनल्स के हाथ में पहुंच के मिसयूज भी होता है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मेरी जो हमेशा से एक मुहिम रही है कि हमें अपने ऐप स्टोर की ज़रूरत है। पब्लिक को कैसे पता पड़े कि कौन सा ऐप स्टोर ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि गूगल भी हमेशा ऑथेंटिक 100% इंश्योरेंस देगा। कई बार गूगल पे ऐप गूगल से हटाई जा रही है, ऐप उस पर भी आ गई, ये लोन ऐप्स वहीं पर थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हीं स्टोर से हटाता है, वो प्राइवेट ऐप स्टोर से हटाता भी नहीं है, वहां पर फिर भी पड़ी रहती हैं। तो ऐसे कई सारी चैलेंजेस हैं कि लोग हमेशा से कंफ्यूज रहेंगे, इसका परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा नहीं। ऐसे में एक अपना ऐप स्टोर लाने की जरूरत है जो भारत सरकार का हो, खास तौर से फाइनेंशियल ऐप्स के लिए, चाहे वो एचडीएफसी बैंक का हो, एसबीआई का हो, या लोन ऐप्स हो, या जो भी ऐसी ऐप हैं जो यूपीआई ऐप्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिकृत करे कि ये ही वेरीफाइड ऐप हैं। कई बार मिलते जुलते लोगों से ऐप आ जाती हैं, बैंक की ऐप आ जाती हैं, फिर उसको जब तक हटाया जाता है तब तक कई लोग लुट चुके होते हैं, रोग ऐप्स होती हैं। तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। जैसा आपने कहा कि ये इसका कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ बैन कर देना या रोक देना नहीं है, एक आपको ऑथराइज्ड ऐप स्टोर लाना पड़ेगा जो भारत सरकार का हो। ये अच्छा सजेशन है, यानी कि सरकार का अपना एक बिल्कुल अपना एक प्ले स्टोर आए जिसमें सरकार पूरी स्क्रूटनी के बाद खास तौर से जो फिनटेक्स से जुड़ी हुई जो एप्स हैं उनका तो कम से कम इसमें उनकी लिस्टिंग हो, उनकी अवेलेबिलिटी हो, ताकि कुछ तो चेक हो सके। सत्यम जी, कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि देखिए सरकार ने लगातार फिनटेक्स को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें कर रही है। इस बार बजट में भी सरकार ने अलग से फिनटेक्स के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं, पूरे इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। डिजी लॉकर एक बहुत महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है। हमने एफएम को बार बार फिनटेक को बढ़ावा देने की पर जोर देते हुए भी सुना। लेकिन इस तरह के जब एप्स आते हैं सत्यम जी, तो सबसे एक तो वो है जो लुट रहा है, जो ग्राहक है, जो इसका पीड़ित है, और दूसरा पीड़ित होते हैं वो फिनटेक्स जो जेन्युइनली अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में हमारे पूरे फिनटेक आइडिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या करें इसमें? जो अपना प्ले स्टोर की बात कर रहे हैं अमित भाई, क्या उससे बात बनेगी सर? जी दीपक जी, बहुत ही अच्छा सजेशन है। और जैसा कि आपने सचमुच कहा कि इसके साथ साथ जो है जेन्युइन प्लेयर्स, बैंकिंग सिस्टम भी इस पे काफी इफेक्ट होता है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही शक के दायरे में आ जाता है कि पता नहीं कौन चोर है और कौन इंसाफ है इस पूरे सिस्टम में। तो एक तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं इसको कि गवर्नमेंट का प्ले स्टोर हो, लेकिन जनरली गवर्नमेंट जो है मार्केट प्लेस ऑपरेट करने से अपने आप को बचाना या दूर रखना चाहती है, वो नेचुरल प्रोसेस भी है। तो दूसरा तरीका हमेशा हो सकता है सर्टिफिकेशन का। जो आज की तारीख में क्या है कि जितने भी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, लेंडिंग कंपनीज के लिए सर्टिफिकेशन है, आरबीआई अप्रूवल है, सब कुछ है, लेकिन ऐप प्लेटफॉर्म या जो सोर्सिंग सिस्टम जो है, सोर्सिंग सिस्टम के लिए अभी तक कोई भी रेगुलेटरी सिस्टम नहीं बनाया गया है। और इस चीजों को लेकर के हमने
फेस के माध्यम से उस पे भी जोर दिया है रेगुलेटर को। बट इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि एक ये तय किया जाए कि ये कौन सा डिपार्टमेंट इसको मॉनिटर करेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी ओवरलोडेड है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ऐप क्रिएशन जो है ये ओवरनाइट जॉब है, ओवरनाइट में भी लोग ऐप के नए नए अवतार पब्लिश कर सकते हैं। तो इसको मॉनिटर कर पाना एक इंस्टीट्यूशन जो कि इतनी बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम को स्टेबल रखती है, उसके लिए कितना मुमकिन होगा कितना नामुमकिन होगा, उससे अच्छा जो नॉर्मल वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जो कि अभी भी हम देखेंगे तो नीति, आईटी एक्ट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू इसको हो रहा है। तो उसके अंदर में सोर्सिंग पार्ट को अगर हम किसी तरह से ऑथराइज करना या उसको वेरीफाइड ऐप दिखाना, वो अगर सिस्टम बना दे तो वो शायद थोड़ा आसान होगा, जल्दी इम्प्लीमेंटेबल होगा। जब एज अगेंस्ट की अगर हम बात करें कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाना, लॉन्च करना और उसको ये करना, उसको एक स्केल पे रन करना। और एक्चुअली अगर देखा जाए मोटा मोटी तो आरबीआई भी यही चाहता है, गवर्नमेंट भी यही चाहता है कि जो सोर्सिंग हो वो बिल्कुल पारदर्शी हो। अब लेकिन इसको क्यों पॉलिसी में इसको समाहित नहीं किया गया, इस टर्म को क्यों इसको कानून के दायरे में नहीं ला रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। आई एम श्योर सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस आए हैं। अमित दुबे का साफ तौर पर एक सजेशन है कि सरकार को अपना प्ले स्टोर लाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, इस पे सरकार को तुरंत इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए इस दिशा में। दूसरा जो सत्यम जी ने बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दिया है कि आप सोर्सिंग को आप कानूनी दायरे में लेकर आइए, कहां से सोर्स हो रहा है, वो किस रूप में आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, इस पर आपको एक स्क्रूटनी तो करनी पड़ेगी। ये दो इंपॉर्टेंट सजेशन अगर शायद सरकार इस पर ध्यान दे दे तो मेरे ख्याल से आधी प्रॉब्लम दूर हो ही जाएगी। आशुतोष, संक्षेप में कुछ और जोड़ना चाहेंगे कानूनी लिहाज से? मैं उनके ही अभी जो हमारे दो लर्नेड फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत अच्छा सजेशन भी दिया है, इसमें देखिए मुझे लगता है कि जो अब डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो अभी हमारा ड्यू है और जिसके ऊपर सरकार मुझे लगता है कि अब लॉ बनाने जा रही है और काफी काम उसमें हो चुका है। जैसे हमने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज में डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, तो जो लोगों के डेटा हैं वो प्रोटेक्टेड रखना जो है वो सरकार एक कानून बनाती है, उसकी जिम्मेदारी जो है होती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना जिसमें उनको टेक्निकल नो हाउ पता हो कि किस तरह से ऐसे क्राइम्स के साथ जूझना है, उसको किस तरह से हैंडल करना है। और जब अगर सरकार अपना खुद ऐप बनाती है तो ये जो बाकी के जो ऐप्स हैं, जो गूगल ऐप्स हैं, इसको किस तरह से सरकार रेगुलेट करेगी जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉज ला करके या उसी तरीके के दूसरे रेलिवेंट लॉज ला करके, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि सिर्फ नए प्लान्स लाने से नहीं होगा, उस प्लान्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है और उसमें जो स्क्रूटनी करना है, उसमें जो ये बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और इम्प्रोवाइज करना होगा गवर्नमेंट को लगातार, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जो डे टू डे चेंज हो रहा है, हर सेकंड चेंज हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को भी इसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसमें लगातार इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ेंगी, तब जाके आप इनसे आगे निकल पाएंगे, वरना हर बार ये आपसे हमेशा आगे रहेंगे और ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सत्यम जी थैंक यू सो मच, अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आशुतोष जी थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।